आसान नाज़रीन कराम, बहुत से मसाइल हैं जो आज कल पैदा हो रहे हैं, जिस पर बहस हो रही है और बड़ी रौनक लगी हुई है जी। एक तो आज सेनेट में फिर एक पेश होगी करारदाद। वो पहली करारदाद पर तसल्ली नहीं हुई कि सिर्फ 10 के 12 लोग थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। लोगों ने कहा वो ठीक है कर देते हैं, पर तुम हो कितने? वैसे तो सेनेट की किसी करारदाद की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होगी, लेकिन तुम हो कितने? 10-12 हो, कोरम भी पूरा नहीं हो, तुमने करारदाद पास कर दी। आज बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो गई है। कोई कानूनी हैसियत तो शायद इसकी भी कोई ना हो, लेकिन एक बात तो बनती है ना कि कोई लॉबी ऐसी मौजूद है तो इंतखाबात पोस्टपोन कराना चाहती है, जो जिस बात पर तुली हुई है कि किसी तरह किसी सूरत इंतखाबात पोस्टपोन हो जाए। सियासी जमातों में फजल रहमान साहब ने तो साफ कहा है कि सेनेट पर जो करारदाद पास हुई थी हमारी वही राय है, लेकिन वो अगरचे हमसे पूछ कर नहीं की गई थी। वो भी उन्होंने भी इस राय का इजहार किया है। अब गालबन उनकी पार्टी इसका साथ देगी या कुछ और पार्टियां भी साथ देगी। पोल खुल जाएगा ना जी, कौन कौन किसके साथ है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन किधर आता है, कैसे आता है। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पता चलेगा, खुल के बात होगी अगर कोई ऐसी बात आती है। लेकिन दूसरे दो मुकदमात दो बातें बड़ी अजीब व गरीब हो रही हैं। एक बात तो बहुत ही अहम है, और वो है खुद सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 2 जजेस ने इस्तीफे दे दिए। एक के खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी थी, मदार नकवी के खिलाफ शिकायत आई थी, वकीलों ने पेश की थी, बहुत सारे मुकदमात थे। अच्छा, उनके और दूसरा इजाजुल हसन साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया, वो उनकी हमायत कर रहे थे। इन 2 जजेस के हवाले में यही कहा जाता है, वो जो हम ख्याल ग्रुप था ना अताब बंदयाल के साथ, वो इल्ज़ाम ये नहीं है कि ये किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं। खास पार्टी क्या, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ये नहीं। इल्ज़ाम ये नहीं है। इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपनी एक अलग तरह से असूल कानून, जिसे कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, अलग बना दी थी। ये एक सारे फैसले यही करते थे आईनी कानूनी, पता नहीं 80 में से कितने इन्हीं के पास थे, और उसमें इन्होंने कोई डंडी मारते थे। एक में कहते थे कि भाई ये ता हयात नाअहली, दूसरे में कहते थे नहीं 5 साल की नाअहली काफ़ी है। वाडा के केस में ये कह दिया, नवाज शरीफ के केस में वो कह, और बहुत सी बातें हैं जो इनके बारे में कही जाती थी। फिर करप्शन के भी कुछ मामला थे। एजाज हसन साहब के बारे में तो बहुत सी बातें थी ना जी, कि ये कि नवाज शरीफ के जो 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने नाअहल करार दिया था, उसमें ये वाहिद जज थे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी थे। उन्होंने आइंदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनना था। वो अब भी तमाम उन मुकदमात में जिनमें कहा जाता था हम ख्याल बेंच है, आपकी राय कुछ भी हो, किसी पार्टी के हक में खिलाफ हो, उस पर तो गुफ्तगू हो सकती है कि भाई आप फला तरफ उसके आप पर टेल्ट है, लेकिन अगर आप पूरा एक असूल कानून को बदलना चाहते हैं तो उस पर गुफ्तगू, जहां करप्शन के आप पर इल्जाम आते हैं तो वो एक अलग बात है। अब ऑडियो पकड़ी गई उनकी, कुछ बहुत सारी बातें इस तरह की, ठीक है गलत, लेकिन बात इल्जामत यहां तक पहुंचे। और ख्याल था कि उन्होंने सपोर्ट किया था एक दिन पहले एजाजुल हसन ने मदार नकवी के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अगले दिन खुद भी इस्तीफा दे दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद और भी इस्तीफे आए कि ना आए, लेकिन कुछ एक नया नक्शा बनता दिखाई देता है। क्या बनता है? बेहतर होगी, सूरत खराब होगी, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन नक्शा बनता दिखाई देता है। आज सुप्रीम कोर्ट में और भी एक बहुत मुकदमे की एक कार्रवाई जारी थी, लाइव आ रही थी, और वो कार्रवाई थी पीटीआई को बदले का निशान मिलना कि नहीं मिलना। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, फिर पेशावर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच, फिर एक डिवीजन बेंच, फिर वहां से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा, एक फाइल, फिर वहां से अब सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास मुलतवी किया और कहा हम इसको सुनते हैं और फैसला करते हैं। इलेक्शन हमने मुलतवी नहीं होने, इलेक्शन को ताखीर नहीं होने देनी। सेनेट कहती ताखीर करो, ये कहते ताखीर नहीं होने देनी। हमने बात जो है ना, हम कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, बैठेंगे और सारी बात को जो भी इस किस्से में एक बेहतर सूरत पैदा होगी वो पेश करेंगे। अगर उसको बल्ला निशान मिलना चाहिए तो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए तो बहरहाल उस पर हम बात करेंगे। इलेक्शन के बारे में अगर कुछ इलेक्शन कमीशन हमें मुतमईन कर सका कि वो इत्मीनान बख्श नहीं थे तो ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। बहरहाल वहाँ भी एक कानूनी बात है। सबसे बड़ी बात जिस पे सबसे पहले मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है जजेस के इस्तीफे का मामला। तो 2 हमारे मुमताज़ कानूनदान इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान कादर साहब हैं जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और अदलिया के हवाले से वो एक खास नुक्ता नज़र रखते हैं और खुल के बात करते हैं। और दूसरे हमारे दोस्त अहमद अवैस साहब हैं जो वैसे तो पंजाब के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, लेकिन हमारे तहरीक इंसाफ के भी मुमताज़ का रहनुमा है और बहुत खुली बात करने के आदी हैं। इरफान कादर साहब, पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये जजेस का मामला क्या नजर आता है आपको? क्या 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 हो रहा है? ये सारा लग ये रहा है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और ये एजाजुल हसन जो है ये एक बंद गली में आ गए हैं
और इन पे जो भी इल्जामात जो उठ रहे हैं, गालिबन इनके पास वो सारे इल्जामात का जवाब इनके पास बन नहीं रहा। अच्छा। और मुजाहिर नकवी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जी मैं बिल्कुल फेस भी करूंगा इसको, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ओपन ट्रायल करें इसका, और उनको ओपन ट्रायल भी दे दिया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ओपन हियरिंग करेगी ताकि सब देख सकें, मीडिया भी वहां आ सके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी ये ड्यू प्रोसेस जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब वो ड्यू प्रोसेस कौन सा था जो उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि यही तो ड्यू प्रोसेस था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है मामले को सुन रही है, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है, उनके लॉयर भी वहां पे मौजूद हैं, तो ये सारा ड्यू प्रोसेस था। इसके अलावा और क्या ड्यू प्रोसेस होता है? ये 184(3) में तो कई दफा लोग पार्टी भी नहीं होते तो उनके खिलाफ फैसला दे देते हैं, तो यहाँ पे तो पूरी तरह से ड्यू प्रोसेस था। तो लग यही रहा है कि वो ऐसी दलदल में उन्होंने अपने आप को फंसे हुए पाया कि उन्होंने समझा कि अगर ये ओपन हियरिंग शुरू हो गई तो वो शायद ज्यादा एम्बैरेसिंग होगी, बेहतर है कि इस वक्त इस्तीफा दें और इससे जान छुड़ाएं। और बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की जो है बनी है, क्योंकि वो वजह भी नहीं बता सके कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों है, वो बात को छुपा रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते। मुझे याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी ने मेरे खिलाफ एक फैसला दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल, न सिर्फ कि मैंने उसको मानने से इनकार किया, बल्कि मैं वहां बैठा रहा 5-6 महीने, और जरूरत नहीं हुई किसी की सुप्रीम कोर्ट में कि वो मुझे कहते, क्योंकि मैं ठीक बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने इस्तीफा दिया आफ्टर 7 मंथ, तो मैंने इस्तीफे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला था, उसके तहत मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। भर कैफ इतना स्टेलमेट चला है, इतने महीने गुजर चुके हैं, तो अब ये है कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में मैं इसको इशू बनाए बगैर मैं अब खुद ही जा रहा हूँ। तो मैंने बकायदा वजह बयान की और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, क्योंकि मैं वो कह सकता था, मेरे पास वो मॉरल अथॉरिटी या वो मॉरल जो एक वो करेज थी, वो इसलिए कि मैं मंतकी एतबार से और कानूनी एतबार से एक दुरुस्त बात कर रहा था। लिहाजा जब मैंने ये इस तरह का इस्तीफा लिखा तो कोई भी सामने नहीं आया उस वक्त, तो वजह तो बताई। ये इनको भी चाहिए, अगर वाकई ये ऑन द मोरालिटीज की साइड पे हैं और ये सही बात कर रहे हैं, वजह बताया। अगर ये सही वजह बताएं तो आज इरफान कादिर भी इनके साथ होगा। ठीक बात, ठीक बात। ये अवैध साहब देखिए, आप मसला ये नहीं है कि वो किस पार्टी के हक में फैसला देते थे, किस पार्टी के खिलाफ फैसला, वो एक बहस है हमारी सियासी जो चलती जा रही है। यानी कानूनी जबान में भी कहते हैं कि सारे आईनी दस्तूरी मसले इस 4-5 जजों के पास जाते थे, उमर अताब बंदयाल और उनके साथ ये लोग, और फिर ये इनके फैसले एक खास किसी ने इस्तेमाल किया था लफ्ज, किसी कानूनदान ने, कि खास जुरिस्प्रूडेंस को उनकी जो थी वो एक तरह की तश्कील पा रही थी, एक असूल कानून जो कि काबिल तारीफ नहीं हो सकता। क्या आप क्या कहेंगे? इनके खिलाफ करप्शन के भी केसेस थे, कुछ और भी थे, एजाजुल हसन के खिलाफ भी बहुत सी बातें हो रही कि तैयार हो रहा था कि शायद उन्होंने किसी मुकदमे में वकील के तौर पर पेश हुए, अब उसी के फैसला जज बन के दे दिया उसके हक में, वगैरह वगैरह पता नहीं क्या बातें हैं, वो तो खैर आप सामने आएंगी। क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एक तो खुशाइंद ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक्टिव हुई है, जो इस शक्ल में हुई है, ठीक है, उसकी लीगैलिटीज जो हैं ये बाद में सामने आ जाती हैं और वो उसका एनालिसिस भी होता रहता है। लेकिन दूसरी बात जो है एजाजुल एहसन के मुतल्लिक में जो मेरा अपना तासुर है और बहुत सारे वकला का भी, सीनियर वकला का भी, कि नहायत बैलेंस और बहुत धीमी तबीयत के और सेंस ऑफ जजमेंट उनकी बहुत अच्छी। अच्छा। और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फैसले किए हैं। ये कह देना कि वो चीफ जस्टिस के बेंच में ही हमेशा साथ रहे, तो ये तो हमेशा से होता आया है कि चीफ जस्टिस ने अपना जो एक फुल बेंच बना अपना बनता था उनका 3 जजेस का, तो जो भी चीफ जस्टिस होते थे उनके साथ 2 जजेस थे, वो अक्सर मुस्तकिल उनके साथ ही, आप बहुत पीछे चले जाएं और देखते चले जाएगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब साकिब निसार के साथ उन्होंने फैसला नवाज शरीफ की ताउमर नहली का भी लिखा था, फिर वापडा का फैसला भी लिखा कि वो सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल हैं। ये सारे उनके कंट्रडिक्शन भी लोग गिनवाते हैं ना जी, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन। मेरी बात सुनिए ना, ये जहां तक ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है, ये फैसले तो नवाज शरीफ के फैसले से बहुत पहले के आ चुके हुए, ठीक बात है।
और दूसरी बात यह है कि मैं जाती तौर पे मैं खुद भी इसके खिलाफ था कि ये फैसले जो हैं ये गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर तो कई उसमें मुद्दत नहीं लिखी हुई, और जो उन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के रीजन लिखे हुए हैं कि ये अगर वो सारी वर्च्यूज हैं, ठीक है, जो एक मुसलमान के अंदर, एक इंसान के अंदर वो वर्च्यूज होनी चाहिए। हालांकि कुछ तो लोगों का वर्च्यूज के ख्याल बुनियाद ये के है ऊपर कि वो आइन में वो शिक होनी नहीं चाहिए, सादको अमीन तो सिर्फ हजूर की जात हो सकती है, मेरे जैसे गुनाहगार तो नहीं हो सकते ना कोई। बहरहाल ठीक है, अब वो आप तो उसमें रखें कि आप उसके नेरेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई करें किसी को और उसके लिए तौबा का दरवाजा भी बंद कर दें, ये बात गलत है असूलन। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इन्होंने किया। मेरा एक सब ये है कि ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अमेंडमेंट की जरूरत थी इसके लिए, उसके बगैर इसको नहीं होना चाहिए था, और ये एक कानून की अमेंडमेंट के जरिए किया गया। लेकिन क्योंकि अब फुल बेंच ने ये फैसला दिया है तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही फैसला माना जाएगा। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक अब बात यह है कि जो इजाजुल एहसन के इस्तीफे की तरफ मैं वापस आता हूँ, मुझे ये ऐसा लगता है, मेरा ये खदशा है कि कुछ जो है ना बैकग्राउंड में मामला और तरह से पक रहे हैं। शायद ये अंडर करंट जो हैं, जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वरना एक जज जो कि 8-9 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाला हो और उसके खिलाफ अभी कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो, कोई ग्लेरिंग ऐसी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो डिवीजन इनकी हुई थी, उसमें कोई ऐसी चीज ब्रूइंग, अब कोई चीज बन रही है, कोई चीज पक रही है, और वो दैट लेड टू रेजिग्नेशन, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खुदा ना करे कि सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म का कोई स्प्लिट आए, क्योंकि आइन के अंदर ये सबसे बड़ा और अहम अदारा है सुप्रीम कोर्ट, अदलिया का भी। कि इसके अंदर इस किस्म का बात होना, तो ये सोसाइटी को बिल्कुल, जो पहले अनारकी का शिकार है, वो ऐसी हाथ से निकल जाएगी कि इसको रोकने वाला और इसको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक बात। और ये एक बड़ी खतरनाक सूरत है, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन हम इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ रोज में यकीनन हकायक सामने आ जाएंगे, तो मफरूजों की बुनियाद के ऊपर हम एक ठीक बात है अवैध साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर और कुछ चंद सवाल आते हैं, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे भी और अफान कादर साहब से भी। पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी एक ठीक है, एक बात तो ये है कि आप किसी को कहें कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, या वो अच्छा जज था, उसने फिर क्यों किया, किस नुक्ते पे पहुंचा, अंदर क्या बात थी, ये तो एक मसला है। लेकिन ये बात देखने की है कि ये 2 जज अगर जाते हैं और 1-2 सीटें और भी खाली हैं, और इसका मतलब है कि और एक आध जज रिटायर भी होना है, कोई 5 के करीब सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं, समझिए कि 4-5-6 महीने तक, इससे पहले कि मंसूर अली चीफ जस्टिस का ओहदा संभालें। तो लगता नहीं है कि बिल्कुल एक शक्ल ही सुप्रीम कोर्ट की, अगर सचमुच मेरिट पर हम आइंदा कुछ जज लाएं और सचमुच हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ठीक तौर पर फंक्शन करे, तो बदल सकती है। और लोगों को जो जजों पर एतराज़ात पैदा होते हैं, माजी में भी फैसले होते थे वन साइडेड हुआ करते थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ। लाहौर में मौलवी मुश्ताक साहब और सरदार इकबाल साहब के 2 बिल्कुल अलग ग्रुप थे, और बड़े बड़े वकील में ना एम अनवर साहब थे और एस एम जफर साहब थे। खुलम खुला लोगों को मालूम था कि ये है, और उसके बावजूद भी ये नहीं गिना जाता था कि वो कानून नहीं जानते या वो कानून से हटकर फैसला देते हैं। ये नहीं कहा जाता था कि वो करप्शन करते हैं या हटके करते हैं। ये कहा जाता था कि उनकी टिल्ट इस तरफ है, उनकी टिल्ट इस तरफ है। उसमें कई कहानियां भी बनी, कई बातें भी बनी, और वो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। ये आपको इरफान कादर साहब नजर आता है कि कुछ कोई इस्लाह की सूरत बन सकती है, कोई नई बेहतर सूरत बन सकती है, या सिर्फ हम ख्वाब ही देखते रहेंगे? देखें, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जजेस जो हैं उनकी फ्रिक्शंस जो है ना वो रही हैं, माजी में भी रही हैं फ्रिक्शंस, लेकिन इस हद तक फ्रिक्शंस नहीं हुई कि वो इतनी बेदरेग तरीके से अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने शुरू कर दें, जिस तरह के माजी के एक चीफ जस्टिस ने किया था, और फिर एक ग्रुप बंदी हो जाए। और फिर ये जो इजाजुल एहसन साहब थे, बेसिकली तो ये एक धीमे आदमी थे और एक लाइकेबल शख्स थे, लेकिन वो जब कोर्ट में बैठते थे तो उनमें वो ग्रिप नहीं थी जो
लॉ के सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो होनी चाहिए। लिहाजा वो देखते थे कि ताकत का तवाज़ुन किधर है, उधर चल पड़ते थे और अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय उस तरह से देने के काबिल नहीं थे। इसीलिए जब कोई आर्गुमेंट्स उनके बरक्स कोई करता था या उनके बरक्स व्यूज आते थे तो वो काफी अननर्व हो जाते थे। उससे अंदाजा होता था कि उनका कोई तजर्बा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, जबकि वो जज बने उससे पहले, और उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस किए भी नहीं हुए थे। यही हालत जो थी वो उनकी थी जस्टिस उमर बंदयाल की। उनको भी कोई तजर्बा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का, और वो भी चाहते थे कि हम ख्याल जजेस के साथ बैठें। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉलरेट नहीं करते थे, बल्कि वो रोना शुरू कर देते थे अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता था। तो एक दफा तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन वो ऐसे हो गए थे जैसे रोने लगे हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जज को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, करना चाहिए, ना सिर्फ करना चाहिए बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई दफा आप जब दूसरे का सुनते हैं तो आप कन्विंस होते हैं कि यार शायद वो सही बात कर रहा है, और आप अपना व्यू भी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो एक चीज थी, इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को अब एक बंद गली में ले आए थे अपने पास्ट एसोसिएशंस की वजह से, कि साकिब निसार के साथ जितने वो अलाइन हुए थे। अब वो जो कराची का जो केस था वो टावर का, जी जी, वो कौन सा टावर था जी? हाँ, नस्ला टावर क्या नाम था? नस्ला टावर। हाँ। नस्ला टावर में ये बैठे हुए थे गुलजार के साथ, गुलजार साहब के, और इन्होंने कह दिया कि ठीक है उसको फेंक दो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बारी आई साकिब निसार के साथ, तो उसको फिर रेगुलराइज भी कर दिया कि चलो ठीक है इसको रेगुलराइज कर दो। फिर जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि वाडा के केस में एक फैसला आता है और नवाज शरीफ साहब के केस में एक डिफरेंट फैसला आता है, तो इस तरह के इतने मुतजाद फैसले थे। फिर उन्होंने हुकूमतें गिरानी शुरू कर दी, यानी नवाज गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने गिरा दी, उनको ना अहल करके, और फिर उनको उनके खिलाफ नैब के केसेस भी बना दिए। और इसी तरह से हमजा शहबाज की गवर्नमेंट भी इन्होंने गिरा दी, ये कह के कि जो मुनर्रिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होगा, जबकि ये भी बात आइन में नहीं लिखी हुई। और फिर ये जो अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, अहमद अवैस साहब ने अभी वो यही बात कह रहे थे कि कुछ चीजें मसलन ये जो ताहियात नाअहली का इन्होंने जिक्र किया, अहमद अवैस साहब ने ठीक कहा कि ये ताहियात नाअहली जो आइन में है ही नहीं। तो इस तरह की जो आउटराइट वायलेशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन आप पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं या किसी और सियासी जमात की तरफ रखते हैं, प्योरली एज लीगल एक्सपर्ट्स, दोनों अतराफ के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही राय आई है कि बहुत सारे गलत फैसले जो थे हुए थे। अब वो क्यों हुए थे, उनके पीछे क्या था, क्या इनको कानून नहीं आता था या क्या कोई और फैक्टर्स थे? उन फैक्टर्स की तरफ अगर जाएं तो फिर बहुत सारी ऑडियो टेप्स नजर आती हैं, वो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना, जो मैंने पूछा था वो मैं अवैस साहब से पूछूंगा बाद में। मुख्तर साहब मुझे जवाब दे दीजिएगा, ये कोई 5 सीटें खाली हो जाएंगी, एक सीनियर मोस्ट जज रिटायर भी हो रहे हैं, 2 सीटें खाली भी हैं, 2 अब ये खाली हो गई हैं, तो क्या हम अब मेरिट पर अगर आइंदा करने का सोचें, इम्तहान नहीं है ये इस वक्त की क़यादत का कि वो ठीक जजेस का इंतखाब करें जो इतराज़ करते रहते हैं? ये क़यादत से ज्यादा इम्तिहान अब जुडिशरी का हो गया। वही मेरा मतलब जुडिशरी की क़यादत का, जुडिशरी की, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज्यादा मेंबरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं या वो जज साहिबान में से है। लिहाजा बहुत हैवी ओनर्स जो है ना उनके, दे आर ऑन ट्रायल कि आया वो भी वही गलतियां करेंगे या उस तरह की अपॉइंटमेंट्स करेंगे अपनी मर्जी की, जैसे कि वो जो बंदयाल कोर्ट ने की थी। तो ये एक टेस्ट है कि ये बिल्कुल या इंडिपेंडेंट करेंगे। तो अब ये जो आने वाली अपॉइंटमेंट्स हैं उससे पता चलेगा कि ये मामला जो है ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी अहमद अवैस साहब, अब यही सवाल आते हैं आपके सामने, क्या आपका क्या इस पर नुक्ता नजर है, क्या नजर आता है आपको? ये जो अभी इरफान कादिर साहब ने बड़ी डिटेल से बातचीत की है और उसमें बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव भी हैं, ठीक है, ऊपर दूसरी राय भी कायम की जा सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली भी बातें जो हैं वो बहुत सारी दुरुस्त हैं। क्वेश्चन ये है कि डिटेरियोरेशन हमारे सिस्टम में इतनी आ चुकी है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई डिपार्टमेंट हो, इवन जुडिशरी भी उससे ना बच सकी कि हम डिस्पैशनेट होकर फैसले नहीं करते हैं। मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू है, उनके एलिगेशन का इशू है, हम उसी अंदाज में सोचते हैं कि जनाब जी मेरे हिस्से के भी एक मेरे हिस्से का हो, वो कहता कि मैं इससे जरा ज्यादा सीनियर हूँ, 2 जजेस मेरे हिस्से के हों,
वो हिस्से के चक्कर में वो क्वालिटी जो है कंट्रोल नहीं रहती, क्वांटिटी के चक्कर में, और वो नुकसान इतना हुआ उससे। अब जुडिशरी में जब इस किस्म की बात आ जाएगी तो उसका नुकसान भुगतते जाएंगे, और एक जज जब कंफर्म होकर बैठ जाता है तो वो अजाब बन जाता है अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है। और इरेटिक टेम्परामेंट का है, जैसे कि अब हमारे बहुत सारे जज साहबान ऐसे हैं, तो वो एक मसला बन जाता है। ठीक है। और फिर वो सीनियोरिटी के भी मेरे ख्याल में आंखें बंद करके उसको भी लगाने वाली बात गलत है। ठीक है। क्योंकि इनकॉम्पिटेंस इतनी ज्यादा प्रिवेल कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए इनको ढूंढ के और बड़ी मेहनत करके और डिस्पैशनेट होके अच्छे जजेस को, चाहे वो सीनियर मोस्ट नहीं भी हैं, तो उनको जैसे वो हार्ट ट्रस्ट केस में उन्होंने कहा था कि वो देन आप जो है वो उसकी एलिवेशन के टाइम पे आप रीजन लिखेंगे कि क्यों आप किसी बड़े को इग्नोर करके उसको ले जा रहे हैं, उसका रीजन लिख दें। तो करना पड़ेगा, इस तरह से इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाना है। क्योंकि जो बड़ा धचका लगा ये जब जजेस की नई अपॉइंटमेंट हुई है लॉयर्स मूवमेंट के बाद, वहां पे भी क्वांटिटी को ज्यादा मद्देनजर रखा गया और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया, और उसका नुकसान अब हमारे सामने आ रहा है। ठीक बात है। ये आते आते ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। ठीक और बात वो है। आप देखिए, अभी इरफान साहब बात कर रहे थे कि इजाजुल हसन साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का शायद इतना तजर्बा नहीं था। देखिए, जज जब बन जाते हैं तो वो सारे लॉ के तजर्बे वो एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। मसलन काजी फैज ईसा साहब जो हैं, आप उनको देख लीजिए। नाज़िम साहब, वो लाइन कट गई है, वो बहुत अहम कोई बात करना चाहते हैं डॉक्टर काजी फैज ईसा के बारे में, तो अगर राब्ता होता है तो वक्फे के बाद उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, वरना कुछ और साथियों के साथ अपनी बहस को जारी रखते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। वो तमाम 3 मसाइल जिनका आपने जिक्र किया उनका तज़किरा करेंगे एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, वक्फे के दरमियान कुछ लाइन कटी थी, तो अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं और बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ आप मौजूद होंगे, और कोशिश करेंगे कि आप कोई और साथी भी हमारे साथ आए तो हम उनसे बात कर सके। अवैस साहब, आपकी बात कट गई थी, आप बता रहे थे काजी फैज ईसा साहब के बारे में कमेंट कर रहे थे, एन उस वक्त आवाज कटी थी, हमने नहीं काटी थी, कट गई थी। मैं ये कह रहा था कि ये किसी जज के मुतल्लिक ये कह देना काफी नहीं है कि जी वो उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो इसलिए वो इजाजुल हसन साहब, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर जस्टिस इजाजुल हसन की बड़ी खूबसूरत जजमेंट्स हैं, अगर उनको ध्यान से आप देखें आप। इसी तरह मैं काजी फैज ईसा साहब के मुतल्लिक कह रहा था कि अब उन्होंने बुनियादी तौर पर वो उनकी ज्यादा जो है वो एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिस थी, और जब वो डायरेक्ट उनको चीफ जस्टिस जो है वो कोयटा हाई कोर्ट का लगा दिया गया लॉयर्स मूवमेंट के बाद, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो अब ये कह देना तो नहीं काफी होगा कि हम कहेंगे जी उनको तो कोई तजुर्बा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बात ये होती है कि जज जो है वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करता हो, और उसके साथ वो एक डिस्पैशनेट होके अपने सेल्फ को माइनस करके जो है वो फैसले की अब करे और मुल्क और कौम की बका और सालमियत को सामने रखे, तो वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक में आप यही तासुर देखते हैं जो हमारे यहाँ फुकदान है इसका। ठीक बात, ठीक बात। ये जरूरत इस चीज की है असल में, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ जजेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत बात ये बिल्कुल ठीक बात। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ शामिल है और सना मिर्जा साहबा ने भी हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है, तब बात करते हैं। जदून साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात कर रहे थे इरफान कादर साहब से भी या अहमद अवैस साहब से भी, एक ही बात पे कर रहे थे जी, वकीलों का जो मसला पैदा हुआ, जजेस जो 2 इस्तीफा दिए है उनके बारे में बात कर रहे थे कि अब सीटें भी खाली हो गई हैं, हो रही हैं, एक आध और भी जज रिटायर हो रहा है, तो मेरिट पर नए जज मुंतखब होंगे, या ये जजों ने जो इस्तीफा दिया है ये सूरत है क्या, आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? नकवी साहब ने इस्तीफा दिया, एजाज हसन साहब का आपने बैकग्राउंड भी डिस्कस किया, आप क्या कहते हैं, क्या हुआ ये सारा? ये देखिए, मामला तो पिछले कई अरसे से चल रहा था। एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो देखें, मुज़ाहिर नकवी साहब का और इजाज़ुल हसन साहब के केस में थोड़ा फर्क है। देखें ना, अब इसमें अपना मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ बार
काउंसिल्स ने भी कंप्लेंट फाइल की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो उनके साथ तो कोई बार जो है या बार एसोसिएशन जो है वो स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। होता ये है कि जब कोई अगर अपराइट जज हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको किसी अगर तीसरी कुव्वत जो है जिसको आप कहते हैं मुक्तदरा जो है, अगर वो रेफरेंस फाइल करती हैं और साथ जो है कोई जुडिशरी के बंदे भी मिलते हैं, तो फिर अगर वो बंदा जो जज साहब है वो अपराइट हो, इंटेग्रिटी वाला हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ पे डिपेंड करता हो, तो आपने देखा है माजी में भी एग्जांपल है, वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिलें उसके साथ स्टैंड करती हैं और वो फिर उसकी चीज़ें जो है बेशक बहुत मुखालफत के बावजूद भी आपने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी फिर उनको नहीं हटा सके जजों को। लेकिन जिन जजों के बारे में अब बार काउंसिल खुद कंप्लेंट बन जाए कि ये जी इस तरह है, तो फिर उनको तो हटाना मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होता, और वो ये तो खुद भी फेस नहीं कर सके। आप देखें शौकत सिद्दीकी की मिसाल लें, जी हाल तो उन्होंने बाहर में जाके तकरीर की, फिर उनका एक दम साकब निसार ने, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनको हटाया गया, ये नहीं कि उनको कोई मेरिट पे करके तो फारिग किया गया। उसके बाद जो है वैसे भी तारीख में हमारे वेस्ट फैसलों में शायद 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जस्टिस शौकत या जस्टिस एक पत्नी का और थे, फिर शायद तीसरे के खिलाफ हुई थी, वरना तारीख में ये बहुत रेयर होता है ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला। अब उसमें देखें कि ये जो आप मुज़ाहिर नकवी साहब से उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे के चले गए हैं, अब ये मीडिया पे बड़ी डिबेट शुरू हो गई है जी कि अगर एक जज जो है उसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है और मटेरियल मौजूद है और वो अपने डिफेंस जो है वो करने से कासर है या नहीं करना चाहता या कोई वजूहत नहीं है, पहले उन्होंने बड़े बड़े वकील 3-4 हायर कर लिए, फिर अचानक उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर आप अगर अपना डिफेंस नहीं है आपके पास, तो आप पब्लिक एक्सचेकर लोगों के टैक्स का पैसा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं। आज एक ब्रेड पे भी आपको पता है 18% टैक्स लगा हुआ है, तो उसमें देखें कि एक रस जो सबसे बुनियादी चीज होती थी, मतलब रस्से जो है उन पे भी टैक्स लगा हुआ है, गरीब आदमी वो किधर जाए, वो तो माचिस की डिबिया खरीदता है उसे भी टैक्स देता है 18-17%, तो वो उनके पैसे एक जज जो है वो 10 लाख रुपए महीना भी ले लें, फिर वो ड्राइवर कुक और फिर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसकी पेंशन मिलती है और पेंशन में फिर इजाफा भी होता है। अब 10 लाख पेंशन है, अगर 10% बढ़ दी है तो उसका मतलब वो 11 लाख हो जाएगी अगले साल। तो इस तरह के फिर हालात जो है वो टैक्स पेयर मनी जो है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकती, लोगों को फिर मीडिया पे बहुत प्रेशर था, तो इसलिए फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मेरे ख्याल में ये पहली दफा होगा कि जज के रिजाइन करने के बावजूद कार्रवाई जारी रहेगी, और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये फैसला करती है कि जी इनकी मराहत जो है वो नहीं देनी चाहिए या तो फिर आगे देखें अब इसमें क्या होता है। जी सना मिर्जा साहब, आपने हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू पहले भी हुई जिसमें तमाम जजेस का, मुज़ाहिर नकवी साहब का, एजाज हसन साहब का बैकग्राउंड भी, किन किन मुकदमात में रहे, जूरिस्प्रूडेंस को कैसे चेंज किया, कुछ लोगों के ख्याल में ये भी कहा गया कि ये एजाजुल हसन तो एक मोतल मिजाज के आदमी है, लेकिन शायद ये फैसले करने में कुछ दबाव का शिकार होते रहे, या इरफान कादर साहब ने कहा कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में कॉम्पिटेंट नहीं थे। अब मैंने एक सवाल और भी उठाया था कि अब 5 सीटें खाली हो गई हैं, 2 तो पहले थी, 2 इनके जाने से हो गई हैं, एक शायद वो हमारे एक सीनियर जज हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो आप क्या 5 अगर सीटें खाली हो जाएंगी तो कोई नक्शा बदलता हुआ मेरिट पर अगर आप इंतखाब कर लें तो सुप्रीम कोर्ट का दिखाई देता है आपको? बहुत शुक्रिया सर आपका, वैसे अच्छा ही किया कि आपने मुझे शुरू से नहीं लिया, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं खुलकर बात करूं और आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। तो अच्छी बात है कि आपने उस डिस्कशन का मुझे हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन मैं जिसारत करूंगी कि मैं थोड़ा सा कुछ मुझे अगर आप कहने की इजाजत दें। देखिए जहां तक जस्टिस एजाजुल हसन साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है तो मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। मुझे नहीं पता कि किस पार्टिसिपेंट ने आपकी ये बात की है कि वो मुतदिल मिजाज हैं। मेरा ख्याल है कि वो उन चंद जजेस में से एक हैं जो अता बंदियाल साहब के खासे करीब थे। मुज़ाहिर नकवी साहब के अलावा उनका इंक्लाइनेशन एक खास जमात की तरफ हमेशा से रहा है, उनके फैसलों में नजर आता रहा है। वो एक मर्तबा एक स्टेज के ऊपर सुपरवाइजर जज के तौर पर भी काम करते रहे, उनके ऊपर ये उंगलियां भी उठाई जाती रही हैं और उनके मुताबिक फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने किस किस्म के फैसले किए, किनको फायदा पहुंचाया, किनको नुकसान पहुंचाया। ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब का पूरा एक फेस था, इसके ऊपर बात करनी इसलिए जरूरी है कि वो उन चंद जजेस में थे जब ये 5 रुकनी कमेटी बैठी थी जुडिशियल काउंसिल की कि आया इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर खबरें ये आती रही और आप भी शायद जानते होंगे कि इसके ऊपर पूरी डिस्कशंस हुई कि आया वाकई क्या इस पूरे प्रोसेस में एजाजुल हसन साहब को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक मुज़ाहिर नकवी साहब का तो एक इशू था, लेकिन इतलात ये भी है कि इनके हवाले से भी एक पिटीशन फाइल होने वाली है जिसमें इनके हवाले से शिकायत मौजूद हैं और ये
एक सोच, एक माइंडसेट मौजूद था कि अगर तो जज रिटायर हो जाए तो हो सकता है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने इनके इस्तीफे के बाद इस इशू के ऊपर से भी मिट्टी झाड़ दिया है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जज आए, वो इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करे और उसके बाद वो मुस्ताफी होकर आराम से घर चला जाए, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। तो आई थिंक ये चीज बड़ी वाजे कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो बड़ा बोल्ड डिसीजन है कि आप चाहे मुस्ताफी होकर घर चले जाएं लेकिन आपका एहतसाब जरूर होगा। और आई थिंक माजी में इसकी मिसाल नहीं मौजूद थी। अगर अदलिया सिर्फ अपना किबला दुरुस्त कर ले तो बहुत से मामला दुरुस्त हो सकते हैं। जस्टिस फाइज ईसा साहब के ऊपर आई थिंक इस वक्त जितना प्रेशर है, मेरा ख्याल है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, अपराइट किस्म के जज हैं, एक लंबा टाइम सफर किया है उन्होंने अपने करियर में इन्हीं वजूहात की वजह से। तो आई थिंक अगर वो 2 टेस्ट केस भी ले लें, मज़ाहिर नकवी साहब का और आने वाले कुछ हफ्तों में एजाजुल एहसन साहब का, तो आई थिंक बहुत हद तक पूरा सुप्रीम कोर्ट क्या लोअर कोर्ट्स भी आपकी जो है उनके किबले भी दुरुस्त हो जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है समझना। जी सर, ठीक है, इस पर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद मैं उस सवाल को दोहराना चाहूंगा कि इस पूरे वाकयात के बाद अगर ये सब कार्रवाई होती भी है और नए जजेस का इंतखाब मेरिट पर हो जाता है, उस मेरिट का तरीका क्या होगा और कैसा इख्तियार करना चाहिए, और फिर क्या हमारी मसला ये नहीं है कि इंक्लिनेशन किस तरफ है, किसी जज ने किस पार्टी के हक में फैसला दिया। मसला यह है कि जिसको हम कहते हैं, ये कहते हैं कानूनदान कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस बदल दिया आपने। एक को आपने कह दिया उम्र भर के लिए, एक में कह दिया 5 साल के लिए, एक में आपने कुछ फैसला दे दिया, दूसरे में कुछ फैसला दे दिया। इस बात पर इतराजात हो रहे हैं और सारे वो केस जो है इकट्ठे होकर इजाजुल के नाम, और भी उन पर इल्जाम आ रहे हैं कि शायद किसी के वो वकील थे और फिर जज बनकर उनको कुछ फायदा पहुंचाया। शायद मैंने इसलिए कहा, बात मुझे पता है लेकिन मैं कहता हूं कि वो चूंकि अभी केस सामने आया नहीं था इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये आपने कहा, हम इसी पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मुकदमा और भी आज था, वो वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का मसला जो था वो अटका हुआ है, वो वहां पहुंचा हुआ है। कभी पेशावर हाई कोर्ट में जाता है सिंगल बेंच पे, फिर सिंगल बेंच पे, फिर डिवीजन बेंच पे, फिर लाहौर हाई कोर्ट में चला जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट पे चला गया जी। तो ये एक हमारा इंतखाबी अमल भी, और इंतखाबी अमल के बाद में दूसरा ये है कि सेनेट में भी आज एक करारदाद दोबारा पेश हो गई है, अब बाकायदा पेश हो गई है, जेब से निकाल के किसी ने पेश नहीं कर दी बल्कि सबमिट कर दी है कि आओ इस पर बहस करो। इससे पोल भी खुल जाएगा कौन किसके साथ है, क्यों कौन है कुछ जो इलेक्शन को डिले करना चाहता है या इलेक्शन को अवॉइड करता है। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने सवाल पहले भी पूछे थे लेकिन आप पर्टिकुलर बाकी चीजों पर भी मैं सवाल का जवाब चाहता हूं। अवैध साहब क्या कहेंगे आप सियासी आदमी भी हैं, कानूनी आदमी भी हैं, सारे सवाल आपके लिए तो बड़े सामने के हैं। देखिए, इसमें जो ये केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने आज आया है और उसमें स्पेशली कल छुट्टी वाले दिन उनके की प्रोसीडिंग्स जो है वो पीटीआई के वकला जो है कल बहस करेंगे इसके ऊपर। ये बड़ा अहम केस है और इसके बहुत अहम इसके पहलू हैं, इसमें टेक्निकलिटीज भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस है मैं आपको बताऊं, और गालिबन जज साहबान जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि टेक्निकलिटीज एक मुहावरा इंग्लिश में उसको एक्विटी का कहा जाता है कि जस्टिस कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज। इंसाफ को आप टेक्निकलिटीज की कुर्बानगाह पे भेंट नहीं चढ़ा सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात है कि देखिए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के ये मान लिया कि इंतखाब नहीं हुए थे, आपने ऑर्डर कर दिए, फिर उन्होंने कहा कि जी जो इंतखाब कराने के लिए आपने अपनी आइन के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था वो सही लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, जिस आदमी के साइन से बनना चाहिए था शायद वो उससे नहीं बना, लिहाजा इंतखाबात जो आपके कराए गए हैं वो सारे कालअदम करार दिए। इंतखाबात के ऊपर इतराज कोई नहीं किया हुआ। तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि जहां एक पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 17 आइन का जो है वो जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन होती है, और इसमें 88 सुप्रीम कोर्ट और 89 सुप्रीम कोर्ट इसमें आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर, और फिर 93 सुप्रीम कोर्ट जो नवाज शरीफ की बहाली का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खुल के इसके ऊपर वजाहत से वो जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है और ये लिखा है उसके अंदर
कि आप एक आर्बिट्री अथॉरिटी किसी को नहीं दी जा सकती कि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो अटैच हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ लाखों करोड़ों लोगों के, वो उनको आप अमलगमेट करते। ठीक बात। तो ये एस्पेक्ट है दैट इज टू बी सीन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये तय करना है जदून साहब, आप ये मसला आपके भी जेर गौर होगा, और इसमें अहम बात यह है कि सिर्फ मसला यही नहीं है कि टेक्निकल को पूरा नहीं किया गया, हम ये भी कहते हैं पार्टियों में जमहूरियत नहीं होती, हम और बहुत से मसाइल उठाते हैं कि कोई इस पे अमल करता है, कोई इस पर नहीं करता, कभी कहते हैं दूसरी पार्टियां भी ये करती रही हैं, फिर कहते हैं उनकी शिकायत कोई नहीं आई है। तो इस पूरे प्रोसेस के तरीके देखते हुए आप क्या तवक्को करते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह अगर आप पार्टियों को इजाजत दे देंगे तो इसी का तो नतीजा है कि पार्टियों में जमहूरियत होती नहीं, सिवाय एक बल्कि नाम लिया जाता है जमात इस्लामी का कि उनका अपने वो आइन के मुताबिक इलेक्शन कराते हैं, बाकी इलेक्शन में कोई नहीं कराते। ये क्या इस पे आप लगता है कि इसको अहमियत जो बता रहे हैं वैस साहब, आप इसको कैसे जज करते हैं? ये देखें, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह एक्सेप्शन आपने बता दिया, उसके अलावा पार्टियों में एज सच फेयर इलेक्शन नहीं। अच्छा, एक सवाल में साथ और ही पैदा कि पार्टी बैन करने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस भेजें जो नैब के बारे में भेजा गया और बैन हुई, और फिर बैन नहीं हुई और हुकूमत ने की और खोल दी गई, और उससे पहले कहीं जमात इस्लामी अयूब खान के इलेक्शन उसमें कानून में हुई थी। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन ले और पार्टी की रजिस्ट्रेशन छीन ले, ये दूसरा तरीका है। इसके बारे में आप शक भी पैदा हो गए, क्या कहेंगे इस बारे में? ये पहले देखें ना, पहले इलेक्शन का जो केस चल रहा है वो बेसिकली पार्टी को बैन तो नहीं कर रहे, एक इलेक्शन सैंपल जो है वो एज पर इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन है वो सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का 2017 का, उसके मुताबिक कहते हैं ये हमने आपसे सैंपल पे ड्रॉ कर लिया कि क्योंकि इलेक्शन जो आपने इंटर पार्टी कराए वो आपके आइन के मुताबिक नहीं है। सेक्शन 209 और 210 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर पार्टी के चेयरमैन या उसका नॉमिनेटेड जो पर्सन होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि ये हमने रिक्वायरमेंट जो है इन सेक्शन की पूरी कर दी है। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक, नंबर 1, क्या पीटीआई का या क्योंकि दूसरी किसी पार्टी ने तो इन पे केस नहीं किया, ना ही उनका कोई केस है ऐसा, तो पीटीआई का क्या इलेक्शन जो है वो इंटर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है? अगर है या नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन का इसमें कितना रोल होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, और कहां तक इलेक्शन कमीशन जो है इसको सुपरवाइज कर सकता है या इंटरफेयर कर सकता है। अब चूंकि ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि इलेक्शन का, अब ये जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़े दूर रास्ते इसके नताज होंगे, क्योंकि ये सेम जो है कल को दूसरी किसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन जो है, चाहे वो किसी के कहने पे करे, खुद करे, पर इलेक्शन कमीशन को एक पावर मिल जाएगी कि वो जो काम चाहता था इलेक्शन एक्ट में वो हाथ पे तो पार्टियां नहीं मानी। लेकिन देखे ना, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पहले खुद अपने लिए दूसरों के लिए खड्डा आप देखेंगे कुआं खोदती है, फिर उसमें खुद गिरती है। इसी पीटीआई ने एक प्रॉक्सी पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से एक रूलिंग ली कि जी जो बंदा कन्वेक्ट हो गया या इस तरह हो गया तो वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं रह सकता, पार्टी को टिकट भी नहीं इशू कर सकता, वो पार्टी का सिंबल भी नहीं यूज कर सकता। तो ये सारी चीजें फिर इसी इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन के 14 सेंटर से नॉमिनेट जो अपने टिकट के सर्टिफिकेट थे वो वापस कराए, सिंबल वापस कराए, उन्होंने कहा कि आजाद इलेक्शन लड़े, और वो सेंटर ने आजाद इलेक्शन लड़ा। आज यही सूरत हाल इस पार्टी के साथ है। तो जो इन्होंने खुद काम किए हैं वो इसमें खुद गिर रहे थे। अगर आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है जी पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज कर सकता है, तो वो फिर आपको पता है ना, वो रूलिंग तो तमाम पार्टियों पे एप्लीकेबल होगी। कल को किसी दूसरी पार्टी का नंबर आ जाएगा, फिर वो पार्टी पछताएगी कि यार, क्योंकि इलेक्शन तो बिल्कुल 100% कोई बता, चैलेंज करते हैं हम भी कि किसी में आके बताए कोई पार्टी के अंदर इतना फेयर इलेक्शन होता है जो आइन के मुताबिक, या जिसको आप सारी दुनिया देखे कि इस तरह किसी को कोई जरूरत नहीं होती है किसी पार्टी लीडर के खिलाफ जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके। इवन जनरल सेक्रेटरी के लिए कौन खड़ा हो सकता है पार्टी के अंदर? पार्टी के हेड ही बंदे को नॉमिनेट करते हैं जो पार्टी के साथ काफी अरसे से चलते आए हैं, पार्टी के लिए कुर्बानियां देते हैं, फिर कहते हैं जी इस बंदे को आप ये बता दें। तो उस तरह का इलेक्शन नहीं होता। तो इसके जो असरात होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहुत बड़े, वो बहुत दूर रस होंगे। जी सना मिर्जा साहब, आपने जी खासतौर पर इसके सियासी पहलू को देखा है। हमारी पार्टियां इलेक्शन नहीं कराती, इनको इतराज नहीं करता, ऐलान कर देती हैं, ऐलान के बाद अब कहते हैं पार्टियों में जमहूरियत लाओ, अगर मुल्क में जमहूरियत लानी है। आपको ये सारा केस कैसा लग रहा है? क्या इस बैकग्राउंड में इसका सियासी इम्पैक्ट क्या देख रही हैं आप?
देखिए सर, मेरा ख्याल है कि ये तो कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी पार्टी ने वक्त पर इंतखाबात नहीं करवाए, और या फिर ये कि इंतखाबात करवाए हो तो उन्होंने बड़े जेन्युइन तरीके से करवाए हो। आप मुल्क की किसी भी पार्टी का नाम ले लें, शायद एक आध को छोड़ के, जिसमें जमात इस्लामी मेरा ख्याल है हो सकती है, जहां पर कुछ सिस्टम के तहत चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। इसके अलावा और कौन सी पार्टी है हमारे पाकिस्तान में जहां पर सबको पता होता है कि इस पार्टी का चेयरमैन कौन होगा, को चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। पार्टी के दीगर लोग तो उनके साथ अपने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करते। कौन है जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ अपने नॉमिनेशन फाइल करेगा कि जी मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं, या मरियम नवाज साहिबा अगर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तो मैं उनके मुकाबले में चीफ ऑर्गेनाइजर के लिए कंटेस्ट पार्टी के अंदर करना चाहता हूं। सबको पता होता है कि किस तरीके से हो रहा है। फिर ये कि मैं कोई पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये भी याद है कि मुस्लिम लीग नून को भी इलेक्शन कमीशन ने मुतवातिर इस किस्म के नोटिस दिए। 1.5 साल उनको लगा पार्टी के इंतखाबात करवाने में। फिर उसमें सबको पता था कि हमजा शहबाज का ओहदा क्या है, मरियम साहिबा का ओहदा क्या है, शहबाज शरीफ साहब का ओहदा क्या है, यानी हर चीज पहले से प्री डिसाइडेड थी। इसमें सिर्फ एक पार्टी को पॉइंट आउट करना कि जी आपने एसओपीज फॉलो नहीं किए हैं, मेरा ख्याल है ये गलत होगा। हाँ, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर अकबर एस बाबर साहब का जो स्टांस है वो दुरुस्त साबित होता है तो मेरी नजर में ये एक वीक पॉइंट जरूर पीटीआई का मौजूद है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तो तकरीबन तमाम ही पार्टीज 99% ऐसी हैं जो कि किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फॉलो नहीं करती हैं, किसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हैं। वहां पे इस किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे मुरूसी सियासत का ही राज है। सबको पता है कि पार्टी को लीड किसने करना है, डिसीजन किसने लेने हैं। पीटीआई में वन मैन शो था, तहरीक इंसाफ के जो कायद थे वो डिसाइड करते थे। मेरा ख्याल है कि जो बाकी पार्टीज हैं उसमें एक के बजाय 2 या 3 शख्सियात हैं जो कि डिसाइड करती हैं। तो आई थिंक ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होना चाहिए। हमारे यहाँ वो सिस्टम है ही नहीं कि हम एक अच्छी पार्टी को ब्रॉटअप करें। आज अगर मरियम साहिबा सीएम पंजाब बन जाती हैं या नवाज शरीफ साहब के अलावा शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे चले जाते हैं, बिलावल साहब कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो आप मुझे ये बताएं कि इनकी ट्रेनिंग क्या है। इनकी ट्रेनिंग ये है कि ये बड़े हुए और इनको पार्टी हैंडओवर कर दी गई। इनमें से कौन है जो कि लोकल बॉडीज में कंटेस्ट किया हो, जिसने एमपीए के टिकट के ऊपर कंटेस्ट करके जो ऊपर आया हो, जिसने ट्रेनिंग ली हो, जिसको पता हो अवामी मसाइल क्या है। तो आई थिंक हमारे यहाँ सिस्टम, ये ट्रेनिंग प्रोसेस ही मौजूद नहीं है जिस तरीके से बर्तानिया या अमेरिका में होता है कि आप बिल्कुल निचली सतह से ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को ग्रूम करते हैं। तो आई थिंक ग्रूमिंग के अलावा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर भी पार्टीज जो है वो शाहाना अंदाज में बादशाहत की तरह चलाई जाती है। ये उस तरीके से नहीं चलाई जाती जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को रन करना चाहिए। ठीक बात है जी, पार्टियां जो है हमारी जमहूरी अंदाज में नहीं चलती, ना चलाई जाती हैं, और जिसका नतीजा ये है कि मुल्क में भी जमहूरियत नहीं आती। वो जब इख्तियार में आती हैं तो जमहूरियत नहीं लाती, वो अपोजिशन में बैठती हैं तो जमहूरी अंदाज में नहीं बैठती। ये सब वो तरीके हैं जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं और हमारे आगे जाने के लिए नुकसानदेह हैं। हमें इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। टेक्निकल मामलात पे पार्टियों को बैन करके उनको किसी निशान से महरूम करके हम अगर समझते हैं कि हमने कानून का हक अदा कर दिया, तो सिर्फ कानून इतना नहीं है, कानून इससे आगे बहुत कुछ डिमांड करता है। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, और इसके साथ सिविल लिबर्टीज़, और इसके साथ ये कि हर को वोट का हक होना चाहिए, और ये कि सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।